नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम इसमें भारत के इतिहास का रिवीजन करेंगे, यानी ये जो हमारा इतिहास है उसके संपूर्ण इतिहास को एक ही नज़र में देखेंगे। छोटे छोटे बिंदुओं को, यानी हमारा इतिहास कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से प्रारंभ हुआ, फिर हम उसमें दिल्ली सल्तनत या जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें समझेंगे। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे समरी है कि भारत का इतिहास जो है विश्व में सबसे पुराना इतिहास है, जो कि आप जानते हैं। यह कई घटनाओं को समेट कर अपने में रखा हुआ है। इसमें धार्मिक, राजनीतिक, समाज का विकास, उत्थान, पतन सारी चीजें समाहित हैं, इसलिए यह बहुत विस्तृत हो गया है। यह इतिहास लगभग 75 साल पुराना है। इसमें क्या है, इसका प्रमाण जो मिला है होमो सैपियंस की मानव गतिविधि से मिलता है। 5000 साल पहले जैसे सिंधु सभ्यता जब आई, 5000 साल पहले जब सिंधु सभ्यता आई तो हमें कृषि, व्यापार आधारित शहरी संस्कृति विकसित कर ली गई थी, उसके बारे में जानकारी हुई। यानी सिंधु घाटी सभ्यता हम सब लोग जानते हैं शहरी संस्कृति थी, शहर पर आधारित एक सभ्यता थी। इसके अलावा आधुनिक भारत के इतिहास को हम समझेंगे। इस बिंदु में हम क्या क्या चीज को रिवीजन करेंगे, यह आपका तब बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण इस भाग में हम क्या क्या जानेंगे, भारत के इतिहास के बारे में जानेंगे, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, वैदिक सभ्यता हो गई, बौद्ध युग हो गया, सिकंदर का आक्रमण हो गया, मौर्य साम्राज्य हो गया, फिर मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया, गुप्त साम्राज्य हो गया, हर्षवर्धन का काल हो गया, बादामी के चालुक्य हो गए। स्रोत क्या है हमारे इतिहास को जानने की, धार्मिक साहित्य से संबंधित हो गया। मुख्य लेख जैसे हैं वेद, ब्राह्मण ग्रंथ मुख्य लेख, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद, वेदांग मुख्य लेख, स्मृतियां मुख्य लेख, महाकाव्य मुख्य लेख, रामायण मुख्य लेख, महाभारत मुख्य लेख इसमें रहेंगे, पुराण रहेंगे, बौद्ध मुख्य लेख रहेंगे, जैन साहित्य से जो चीजें मिली हैं, पुरातत्व से मिली हैं, चित्रकला, मध्यकालीन इतिहास से जैसे जुड़े विषय रहेंगे, दक्कन के राज्य रहेंगे। फिर इतिहास के लिए महत्वपूर्ण होता है चालुक्य, पश्चिमी चालुक्य, फिर बाद के पश्चिमी चालुक्य, पूर्वी चालुक्य, चालुक्यों का योगदान क्या है इतिहास में, उत्तर भारतीय राज्य जैसे राजपूत, दिल्ली सल्तनत, खिलजी राजवंश, तुगलक राजवंश, सैयद राजवंश, फिर भक्ति आंदोलन। फिर परीक्षाओं के जो प्रश्न होते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं, स्टेट पीसीएस हो या फिर यूपीएससी में रहे, इतिहास से संबंधित प्रश्न, उन पर बात करेंगे। फिर आधुनिक भारत का इतिहास क्या है, इस पर हम जानेंगे, चर्चा शुरू करते हैं। भारत का इतिहास क्या है, जो हमारा इतिहास है वह क्या है, इस पर हम बात करते हैं। यानी यदि इसे समझने के लिए मुख्य रूप से 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। 3 कालखंडों में हमें इसे विभाजित किया गया है, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। इसको हमें पढ़ना पड़ता है अपने पूरे इतिहास को जानने के लिए। अब इसमें हम देखते हैं पाषाण युग 70,000 से 3300 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व की बातें हैं। फिर मेहरगढ़ संस्कृति आती है, सिंधु घाटी सभ्यता आती है 3300 से 1700 ईसा पूर्व के आसपास, हड़प्पा आती है 1700 से 1300 ईस्वी के आसपास, वैदिक काल आता है 1500 से 500 ईस्वी के आसपास, प्राचीन भारत आता है 1200 ईसा पूर्व से 240 ईस्वी तक, महाजनपद काल आता है 700 से 300 ईसा पूर्व तक, मगध आता है 545 से 320 ईसा पूर्व तक, सातवाहन आते हैं इसके बाद। सातवाहनों में क्या है, 230 ईसा पूर्व से 199 ईसा पूर्व तक। फिर मौर्य साम्राज्य आता है 321 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक, ये एक बार परीक्षा में पूछा गया है। शुंग साम्राज्य आता है 184 से 123 ईसा पूर्व तक। शक साम्राज्य आता है 123 से 200 ईसा पूर्व तक। फिर कुषाण साम्राज्य आता है 6, ये हमारा 60 से 2। अब हम बात करते हैं पूर्व मध्यकालीन भारत की, 240 ईसा पूर्व से 800 ईस्वी। फिर चोल साम्राज्य 250 ईसा पूर्व से 1070 ईस्वी, गुप्त साम्राज्य 280 से 550 ईस्वी, पाल साम्राज्य 750 से 1174 ईस्वी, प्रतिहार साम्राज्य 830 से 963 ईस्वी, राजपूत काल 900 से 1162 ईस्वी, मध्यकालीन भारत 500 ईस्वी से 1761 ईस्वी तक।
अब दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं। दिल्ली सल्तनत में क्या है, 1206 से 1556 ईस्वी। इसमें अलग अलग वंश आए, जैसे गुलाम वंश आया, खिलजी वंश आया, तुगलक वंश आया, सैयद वंश आया, लोदी वंश आया, मुगल साम्राज्य आया, दक्कन सल्तनत आई, बहमनी वंश आया। ये सब बहुत बड़े बड़े वंश हैं जो कि आते रहे और धीरे धीरे हमारा इतिहास इनसे भरता गया। निजाम शाही वंश, दक्षिणी साम्राज्य, राष्ट्रकूट वंश, होयसल साम्राज्य, ककातिया साम्राज्य, विजयनगर। विजयनगर पर हमने एक वीडियो अलग से बनाया है, वो आप वहाँ पर देख सकते हैं। उसमें तालीकोटा का जो युद्ध 1565 में हुआ था, उसके बारे में भी विस्तार से बताया है कि विजयनगर साम्राज्य कैसे जो है नष्ट हुआ, कैसे खत्म हुआ, कैसे उसका पतन हुआ। इसके बाद हमारी आधुनिक भारत की श्रृंखला आती है। आधुनिक भारत यानी 1762 से लगा के 1947 तक, आज़ादी तक। इसमें भी मराठा साम्राज्य है, सिख राज्य संघ है, औपनिवेशिक काल है। ये हमारा इतिहास का मुख्य भाग रहेगा, जहाँ तक हमारा इतिहास पूरा बनाया गया है, ये इतिहास हमारा पूरा मिलता है जो हमें पढ़ना रहता है। अब आते हैं प्राचीन भारत के इतिहास में। प्राचीन भारत का इतिहास और संस्कृति गतिशील है। यह मानव सभ्यता की शुरुआत तक जाती है। यह सिंधु घाटी की रहस्यमयी संस्कृति से शुरू होती है, भारत के दक्षिणी इलाकों में किसान समुदाय तक जाती है। भारत के इतिहास में भारत के आसपास स्थित अनेक संस्कृतियों से लोगों का निरंतर मिलन होता रहा है। उपलब्ध साक्ष्य बताते हैं कि लोहे, तांबे और अन्य धातुओं के उपयोग काफी शुरुआती समय में भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित थे, जो दुनिया के इस हिस्से द्वारा की गई प्रकृति के संकेत हैं। हमारा जो इतिहास है वो पुराने समय में लोहा, तांबा, कपास, इन सब की चीज़ों को बताता है कि ये हमें मिल चुकी थी, इन चीज़ों को हमें पाया गया था, पहले से ही हमारे समाज में उपलब्ध थी। इसके लिए विस्तृत हम सिंधु घाटी सभ्यता की तरफ चलेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता यह हमारा प्रमुख एक चैप्टर रहता है। इससे प्रश्न आते ही आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से हमें हमेशा कुछ न कुछ प्रश्न हमारे रहते हैं, चाहे वो एक दिवसीय परीक्षा हो, चाहे वो अ, बड़े एग्जाम्स रहे हों, मेंस वगैरह में भी इससे संबंधित प्रश्न जरूर आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म के साथ ही हमारे इतिहास का आरंभ माना जाता है। कहा जाए कि हड़प्पा सभ्यता के समय इसकी शुरुआत मानी जाती है। यह दक्षिण एशिया के पश्चिमी हिस्से में लगभग 250 बीसी में फली फूली, जिसे आज पाकिस्तान और पश्चिमी भारत कहा जाता है। सिंधु घाटी मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की 4 प्राचीन शहरी सबसे बड़ी सभ्यताओं का घर थी। ये सब व्यापारिक केंद्र रहे थे, ये सभ्यताओं के व्यापारिक केंद्र रहे थे। वहां से इनका सबका व्यापार होता था, यानी संपर्क था। इस सभ्यता के बारे में 1920 तक कुछ भी जानकारी नहीं थी, जब भारतीय पुरातात्विक विभाग ने सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई का कार्य शुरू किया। देखिए, ये सन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि कब से हमारी सभ्यता की शुरुआत हुई, कब से हमारी चीज़ों को समझा गया, यानी हमारी चीज़ें सामने आना शुरू हुई, तो 1920 ईस्वी से। होता क्या है, इसमें 2 पुराने शहर, ये दोनों शहर बहुत महत्वपूर्ण हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के भग्नावशेष निकलकर सामने आए खुदाई में। भवनों के टूटे हिस्से, अन्य वस्तुएं जैसे कि घरेलू सामान, युद्ध के लिए हथियार, सोने और चांदी के आभूषण, मुहर, खिलौने, बर्तन आदि दर्शाते हैं कि इस क्षेत्र में लगभग 5000 साल पहले एक उच्च विकसित सभ्यता फली फूली। अब देखिए, अगर ये चीज़ें मिल रही हैं, बड़ी चीज़ें मिल रही हैं, तो माना जा सकता है कि वो स्थान बहुत संपन्न रहा होगा, जहाँ पर आभूषण थे, जहाँ पर बड़े पक्के मकान थे, जहाँ पर नाली व्यवस्था बहुत अच्छी थी, जहाँ पर चीज़ें बहुत अच्छी थी, यानी वो बहुत उन्नत किस्म की व्यवस्था रही होगी, जैसे कि आज हम देखते हैं। या और एक अंतर भी रहा होगा गाँव और शहरों में। आज भी जैसे आप देखते हैं कि गाँवों में जो सुविधाएं हैं जल्दी हमें उपलब्ध रहती हैं, जल्दी मिल जाती हैं, छोटे स्तर पर वो सुविधाएं इतना जल्दी नहीं मिलती हैं। ऐसे ही कुछ काल वहाँ पर भी रहा होगा। सिंधु घाटी की सभ्यता मूलतः एक शहरी सभ्यता थी। यहाँ रहने वाले लोग सुनिर्मित कस्बों में रहते थे, जो व्यापार के केंद्र भी थे। बाजार वगैरह उस समय उपलब्ध था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के भग्नावशेष
दर्शाते हैं कि ये भव्य व्यापारिक शहर वैज्ञानिक दृष्टि से बनाए गए थे और इनकी देखभाल अच्छी तरीके की जाती थी। यहाँ चौड़ी सड़कें, एक सुविकसित निकास प्रणाली थी। इसका जो नाली व्यवस्था है, यानी पानी निकलने का जो सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम है, वो बहुत अच्छा था। इससे संबंधित मेंस में कई बार सवाल पूछा गया है। घर पकाई गई ईंटों से बने होते थे। इनमें 2 या 2 से अधिक मंजिलें होती थी। जो हमारे घर थे वो 2 मंजिला होते थे, कई बार 2 मंजिल से ज़्यादा भी ऊंचे हो सकते थे। यानी बहुत विकसित घर वहाँ पर थे उस प्रणाली में, उस समय में। उच्च विकसित सड़क हड़प्पा सभ्यता जो थी, जो हमारी सड़कों से बहुत व्यवस्थित तरीके से बनी हुई थी, नाली बहुत व्यवस्थित बनी हुई थी। इसके साथ ही अनाज, गेहूँ और जौ उगाने की, यानी फसलों की जो है जानकारी थी उनको। मोटा भोजन तैयार करते थे। जो फसलें थी जैसे जौ है, कपास है, ये सब चीज़ें भी वो लोग उगाते थे। सब्जियां, फल, मांस, सूअर और अंडे का सेवन भी किया जाता था। साक्ष्य दर्शाते हैं कि ये ऊनी तथा सूती कपड़े पहनते थे। वर्ष 1500 से 1500 बीसी के आसपास से माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता के नष्ट हो जाने के प्रति अनेक कारणों में शामिल है लगातार बाढ़, प्राकृतिक विपदाएं जैसे भूकंप आदि। देखो क्या है कि हमसे जो प्रश्न पूछा जाता है वो हड़प्पा में पूछा जाएगा कि कौन सा फल था, सब्जी कौन सी मिलती थी। कई बार ये पूछा जा सकता है कि अंडे का सेवन करते थे कि नहीं करते थे, नाली व्यवस्था कैसी थी, कपड़े कैसे पहनते थे। इन चीज़ों के बारे में भी हमारे यहाँ प्रश्न आता है, चाहे एक दिवसीय में हो और यूपीएससी में तो बहुत विधवत प्रश्न आता है। 2-3 चीज़ें उसमें दे देते हैं कि इनमें से क्या नहीं था, ऐसे करके। इसलिए हमें सिंधु घाटी सभ्यता को बारीकी से पढ़ना रहता है। इसके बाद आती है हमारी वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता प्राचीन भारत के इतिहास में और आधुनिक भारत का इतिहास में काफी अंतर देखने को मिलता है। प्राचीन भारत के इतिहास में वैदिक सभ्यता सबसे प्रारंभिक सभ्यता है। इसका नामकरण हिंदुओं के प्रारंभिक साहित्य वेदों के नाम पर किया गया। वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे के क्षेत्र, जिसमें आधुनिक भारत के पंजाब और हरियाणा राज्य आते हैं, उसमें विकसित हुई थी। देखिए पहले सरस्वती नदी को बहुत पवित्र नदी माना जाता था। प्रश्न भी पूछा गया कि सबसे पवित्र नदी उस समय कौन सी थी, तो सरस्वती नदी थी। वेदों से निकले धार्मिक और आध्यात्मिक विचारों का दूसरा नाम है। प्राचीन भारत में 2 महान ग्रंथ जो हैं, रामायण और महाभारत थे। रामायण और महाभारत बहुत बड़े काव्य ग्रंथ हैं। रामचरितमानस हालांकि अवधी भाषा में लिखी गई है, रामायण संस्कृत भाषा में लिखी गई है, महाभारत भी संस्कृत भाषा में लिखी गई है, गीता के उपदेश संस्कृत में है। यानी ये हमारे पिछले कुछ काव्य हैं, ग्रंथ हैं, जो हमारे बारे में, हमारे अतीत के बारे में, वैदिक सभ्यता के बारे में बहुत विस्तृत बताते हैं। फिर आता है बौद्ध युग। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल में ईसा पूर्व 7वीं और शुरुआती 6वीं शताब्दी के दौरान 16 बड़ी शक्तियां महाजनपद का विद्यमान थी। महाजनपद क्या थे? 16 महाजनपद उस समय रहे थे। अति महत्वपूर्ण गणराज्यों में कपिलवस्तु के शाक्य, वैशाली के लिच्छवी गणराज्य थे। ये प्रश्न पूछा गया है कि शाक्य कहाँ के थे और लिच्छवी गणराज्य कहाँ से थे। यानी कपिलवस्तु के शाक्य और वैशाली के लिच्छवी गणराज्य। गणराज्यों के अलावा राजतंत्री राजतंत्र भी थे, यानी कौशाम्बी, वत्स, मगध, कोसल, अवंती बहुत महत्वपूर्ण थे। इन राज्यों के शासन ऐसे शक्तिशाली व्यक्तियों के पास था जिन्होंने राज्य विस्तार और पड़ोसी राज्यों को अपने में मिलाने की नीति अपनाई थी। महात्मा बुद्ध का जन्म ईसा पूर्व 560 में हुआ था और उनका देहावसान जो है वो ईसा पूर्व 480 में हुआ था। 80 वर्ष की उनकी उम्र रही थी। उनका जन्म नेपाल में हिमालय पर्वत श्रृंखला के पल्पागिरी की तलहटी में बसे कपिल वस्तु नगर का लुम्बिनी नामक निकुंज रहा था, वहां पर हुआ था। बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ गौतम था। उन्होंने बुद्ध धर्म की स्थापना की, जो पूर्वी एशिया के अधिकांश हिस्सों में महान संस्कृति के रूप में विकसित हुआ था। अगला जो हमारे इतिहास में इसी श्रृंखला में उस समय की तत्कालीन जो आक्रमण होता है वो सिकंदर का आक्रमण है। भारत के इतिहास में 326 ईसा पूर्व में सिकंदर सिंधु नदी को पार करके तक्षशिला की ओर बढ़ा और भारत पर आक्रमण किया। तब उसने झेलम
और चिनाब नदियों के मध्य अवस्थित राज्य के राजा पौरस को चुनौती दी। तीनों शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। नदियां, झेलम और चिनाब। राजा कौन सा? पौरस। तीनों चीजें पूछी जा चुकी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, फिर से हमें ध्यान रखनी है। यदि भारतवासियों ने हाथियों, जिन्हें मेसिडोनिया वासियों ने पहले कभी नहीं देखा था, को साथ लेकर युद्ध किया, लेकिन भयंकर युद्ध के बाद भारतीय हार गए। युद्ध ये बहुत बड़ा हुआ था। सिकंदर ने पौरस को यानी राजा को गिरफ्तार कर लिया तथा अन्य स्थानीय राजाओं को परास्त किया था। ये बहुत बड़ा युद्ध था उस समय का, जबकि हमारे पास बहुत शस्त्र नहीं थे, बहुत हमारा सुविधाएं नहीं थी, बहुत योजनाएं नहीं थी। उस समय भी बहुत हिम्मत से भारतीय राजाओं ने युद्ध लड़ा था, लेकिन परास्त होना पड़ा था। अब क्या, दक्षिण में हैडासेस व सिंध नदियों की ओर अपनी यात्रा के दौरान सिकंदर ने दार्शनिकों, ब्राह्मणों, जो कि अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे, उनकी तलाश की और दार्शनिक मुद्दों पर बहस की। वह अपनी चतुराई व निर्भय विजेता के रूप में सदियों तक भारत में किंवदंती बना रहा। सिकंदर जो है जख्मी बहुत बार हुआ। सिकंदर ने सेना एकत्र की, दोबारा लड़ाई की, जख्मी हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कहा जाता है एक तीर उसके सीने के कवच को पार करते हुए उसकी पसलियों में जा घुसा, तब वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मेसेडोनियन अधिकारियों ने उसे बड़ी मुश्किल से बचाकर गांव से निकाला। सिकंदर व उसकी सेना जुलाई 325 ईसा पूर्व में सिंधु नदी के मुहाने पर पहुंची, घर की ओर जाने के लिए पश्चिम की ओर मुड़ी। यानी ये जो समय था 325 ईसा पूर्व का, उस समय सिकंदर अपने यहाँ वापस जाने के लिए मुड़ा था। तत्कालिक इतिहास में अगली जो घटना थी वो मौर्य साम्राज्य थी। मौर्य साम्राज्य की अवधि जो है 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक रही है। कहा जाता है कि यह वह अवधि जब कालक्रम स्पष्ट हुआ। यह वह समय था जब राजनीति, कला, वाणिज्य ने भारत को एक स्वर्णिम ऊंचाई पर पहुंचा दिया। यह खंडों में विभाजित राज्यों के एकीकरण का समय था। इससे भी आगे इस अवधि के दौरान बाहरी दुनिया के साथ प्रभावशाली ढंग से भारत के संपर्क स्थापित हुए। सिकंदर की मृत्यु के बाद उत्पन्न भ्रम की स्थिति ने राज्यों को यूनानियों की दास्तां से मुक्त कराने, सिकंदर का आक्रमण इतना बड़ा था कि एक अच्छा खासा भय व्याप्त हो गया था अपने भारत में। उसी समय कौटिल्य का प्रवेश होता है। उसके बाद क्या होता है, मगध में नंद के राज्यों को समाप्त कर दिया जाता है। यह चंद्रगुप्त को अवसर मिलता है। चंद्रगुप्त को अवसर मिलता है पंजाब और सिंधु प्रांतों पर कब्जा करने का। फिर धीरे धीरे नंद के राज्य को समाप्त कर दिया। ईसा पूर्व और 322 में प्रतापी मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी जाती है। भारत के इतिहास में चंद्रगुप्त ने 324 से 301 ईसा पूर्व तक शासन किया। उसने मुक्तिदाता ये उपाधि पूछी गई है, मुक्तिदाता की उपाधि प्राप्त की। भारत के पहले सम्राट की उपाधि प्राप्त की। वृद्धावस्था आने पर चंद्रगुप्त की रुचि धर्म की ओर हुई। ईसा पूर्व 301 में उसने अपनी गद्दी पर अपने पुत्र बिंदुसार, पुत्र का नाम पूछा गया है, के लिए छोड़ दी। अपने 28 वर्ष के शासन काल में, जो इसका शासन काल था वह तो कम ही रहा। कहा जाता है इसका शासन काल कम रहा, लेकिन इसने केवल 28 वर्ष के शासन काल में ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। 273 ईसा पूर्व में अपनी राजगद्दी अपने पुत्र अशोक को सौंप दी। अब अशोक आता है। अशोक न केवल मौर्य साम्राज्य की अत्यधिक प्रसिद्ध सम्राट हुआ, उसे भारत व विश्व के महानतम सम्राटों में से जाना जाता है। उसका साम्राज्य हिंदुकुश से बंगाल तक के पूर्वी भूभाग में फैला हुआ था। वह अफगानिस्तान, बलूचिस्तान व पूरे भारत में फैला हुआ था। केवल सुदूर दक्षिण का क्षेत्र छूटा था। नेपाल की घाटी व कश्मीर उसके साम्राज्य में शामिल थे। अशोक ने अपना साम्राज्य बहुत बनाया। अशोक के समय का एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध रहा कलिंग का, बहुत महत्वपूर्ण युद्ध रहा, जिसे आधुनिक उड़ीसा कहा जाता है, जो कि उसके जीवन में बहुत बदलाव लाया। कलिंग युद्ध में भयानक नरसंहार व विनाश हुआ। युद्ध भूमि के कष्टों व अत्याचारों ने अशोक के हृदय को विदीर्ण कर दिया। उसने भविष्य में और कोई युद्ध न करने का प्रण लिया।
उसने सांसारिक विजय के अत्याचारों तथा सदाचार व आध्यात्मिकता की सफलता को समझा। वह बुद्ध के उपदेशों के प्रति आकर्षित हुआ। इसके बाद कहा जाता है कि उसने बुद्ध धर्म के प्रचार करने को, बुद्ध धर्म को आगे बढ़ाने का प्रण लिया। मौर्य साम्राज्य का अंत। प्राचीन भारत के इतिहास में अशोक के उत्तराधिकारी कमजोर साबित हुए, जिससे प्रांतों को अपनी स्वायत्तता का दावा करने का साहस हुआ। इतने बड़े साम्राज्य का प्रशासन चलाने के कठिन कार्य का संपादन कमजोर शासकों द्वारा नहीं हो सका। उत्तराधिकारियों के बीच आपसी लड़ाइयों ने भी मौर्य साम्राज्य के अवनति को योगदान दिया। और कहा जाता है कि मौर्य साम्राज्य अशोक के बाद जो है मजबूत नहीं रहा, धीरे धीरे खत्म होने लगा। कुषाणों का प्रवेश होता है तो सबसे अधिक जो प्रसिद्ध सम्राट रहे कनिष्क रहे। कनिष्क का जो समय था 125 से 162 ईस्वी तक था, जो कुषाण साम्राज्य का तीसरा सम्राट था। ये सबसे प्रसिद्ध रहे थे, इसलिए इनके बारे में हमें जरूर पढ़ना रहेगा। कुषाण शासन ईस्वी की तीसरी शताब्दी के अंत तक चला, मध्य तक कह सकते हैं चला, अंत तो कर नहीं हो पाया। इस साम्राज्य की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियां कला के गांधार घराने का विकास व बुद्ध मत का आगे एशिया के सुदूर क्षेत्रों में विस्तार करना रहा था। इसके बाद आता है गुप्त साम्राज्य। कुषाणों के बाद गुप्त साम्राज्य अति महत्वपूर्ण साम्राज्य था। गुप्त अवध को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है। यह प्रश्न ऐसे ही पूछा गया है कि किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य का पहला प्रसिद्ध सम्राट घटोत्कच का पुत्र चंद्रगुप्त था। उसने कुमार देवी से विवाह किया, जो कि लिच्छवियों के प्रमुख की पुत्री थी। चंद्रगुप्त के जीवन में यह विवाह परिवर्तन लाने वाला था। उसे लिच्छवियों से पाटलिपुत्र दहेज में प्राप्त हुआ था, ऐसा बोला जाता है। पाटलिपुत्र से उसने अपने साम्राज्य की आधारशिला रखी। वह लिच्छवियों की मदद से उसने पड़ोसी राज्यों को जीतना शुरू कर दिया था। उसने मगध, बिहार, प्रयाग व साकेत, पूर्वी उत्तर प्रदेश पर शासन किया। उसका साम्राज्य गंगा नदी से इलाहाबाद तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त को महाराजाधिराज की उपाधि से विभूषित किया गया। इन उपाधियों को हमें ध्यान रखना है, ये उपाधियां पूछी जाती हैं। और इसने क्या है 15 वर्ष तक शासन किया। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी 330 ईस्वी में समुद्रगुप्त हुआ। उत्तराधिकारी कौन हुआ? समुद्रगुप्त। उसने लगभग 50 वर्ष तक शासन किया। वह बहुत प्रतिभा से संपन्न योद्धा था और बताया जाता है कि विंध्य क्षेत्र के बनवासी कबीलों को उसने परास्त किया। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त हुआ, जिसे विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण योद्धा है। उसने मालवा, गुजरात, काठियावाड़ के बले भूभागों पर विजय प्राप्त की। इससे उन्हें असाधारण धन प्राप्त हुआ और इससे गुप्त राज्य की समृद्धि में वृद्धि हुई। इस अवधि के दौरान गुप्त राजाओं ने पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार शुरू कर दिया। बहुत संभव है कि उसके शासनकाल में संस्कृत के महानतम कवि नाटककार कालिदास की बहुत रचनाएं पूछी जाती हैं। उनकी रचनाओं को भी हमें पढ़ना रहेगा। उत्तरी भारत में गुप्त शासन की अवनति से बहुत छोटे स्वतंत्र राज्यों में वृद्धि हो गई। विदेशी हुणों के आक्रमणों को भी एक मौका मिल गया यहाँ पर आने का। हुणों का नेता कौन सा था? तोरा मोरा, ये आता है, कई बार पूछा जाता है। वह गुप्त साम्राज्य के एक बड़े हिस्से को हड़पने में सफल रहा। उसका पुत्र मिहिर कुल बहुत निर्दयी व बर्बर था तथा सबसे बुरा ज्ञात तानाशाह था। दो स्थानीय शक्तिशाली राजकुमारों मालवा के यशोधर्मन तथा मगध के बालादित्य ने उसकी शक्ति को कुचला तथा भारत में उसके साम्राज्य को समाप्त किया। ये पूछा जाएगा कि किन्होंने इसको कुचला था यानी रोका था? यशोधर्मन और मगध के बालादित्य ने उसकी शक्ति को रोका था, उसको आगे बढ़ने से रोका था। इसी कड़ी में आगे जो आता है वो है हर्षवर्धन। 7वीं शताब्दी के शुरू होने पर हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी में अपने भाई राजवर्धन की मृत्यु पर थानेश्वर और कन्नौज की राजगद्दी संभाली। 612 ईस्वी तक उत्तर में अपना साम्राज्य सुदृढ़ कर लिया। 620 ईस्वी में हर्षवर्धन ने दक्षिण में चालुक्य साम्राज्य, जिस पर उस समय पुलुकसेन द्वितीय का शासन था, पर आक्रमण कर दिया। हर्षवर्धन भी एक बहुत महान योद्धा रहा है, राजा रहा है। हर्षवर्धन के बारे में जानते हैं। हर्षवर्धन की धार्मिक सहिष्णुता, प्रशासनिक दक्षता और राजनयिक संबंध बनाने की योग्यता जगजाहिर है। उसने चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए व अपने राजदूत वहां भेजे,
जिन्हें चीनी राजाओं के साथ विचारों का आदान प्रदान किया तथा एक दूसरे के संबंध में अपनी जानकारी का विकास किया। चीनी यात्री ह्वेनसांग चीनी यात्री ह्वेनसांग, जो उसके शासनकाल में भारत आया था, ने हर्षवर्धन के शासन के समय सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक स्थितियों का सजीव वर्णन किया। हर्षवर्धन की प्रशंसा की। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत पर एक बार फिर केंद्रीय सर्वोच्च शक्ति से वंचित हो गया। हर्षवर्धन ने क्या किया था, भारत को एक बांध रखा था, कहा जा सकता है कि तरीके से जोड़ रखा था। बादामी के चालुक्य, अगली जो इस कड़ी में कड़ी आती है। प्राचीन भारत के इतिहास की 6ठी और 8वीं ईस्वी के दौरान दक्षिण भारत में चालुक्य बड़े शक्तिशाली थे। इस साम्राज्य का प्रथम शासक कौन हुआ? पुलकसेन। 540 ईस्वी में शासनारूढ़ हुआ और कई शानदार विजय हासिल कर उसने शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। उसके पुत्रों कीर्तिवर्मन, मंगललेशा ने कोंकण के मौर्यन सहित अपने पड़ोसियों के साथ कई युद्ध करके सफलताएं अर्जित की। देखिए, ये छोटे छोटे जो नाम हैं, ये कई बार एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए हमें वो पढ़ना रहता है, जानना रहता है। कीर्तिवर्मन का जो पुत्र हुआ वो पुलकसेन द्वितीय हुआ। चालुक्य साम्राज्य के महान शासकों में से वह एक था। उसने लगभग 34 वर्षों तक राज्य किया, बहुत लंबा इसका कार्यकाल रहा था। उसने लंबे शासनकाल में महाराष्ट्र में अपनी स्थिति बनाई और दक्षिण के बड़े भूभाग को जीत लिया। कहा जाता है यह बहुत बड़ा भूभाग था जिसको इसने जीता था। 642 ईस्वी में पल्लव राजा ने पुलकसेन को हराकर मार डाला। उसका पुत्र विक्रमादित्य, जो कि अपने पिता के समान महान शासक था, वह गद्दी पर बैठा। उसने दक्षिण के अपने शत्रुओं के विरुद्ध पुनः संघर्ष प्रारंभ किया। उसने चालुक्यों के पुराने वैभव को काफी हद तक पुनः प्राप्त किया, यहाँ तक कि उसका परपोता विक्रमादित्य द्वितीय भी महान योद्धा हुआ। 753 ईस्वी में विक्रमादित्य व उसके पुत्र का दंती दुर्ग नाम के एक सरदार ने तख्ता पलट कर दिया। दंती दुर्ग, उसने महाराष्ट्र व कर्नाटक में एक और महान साम्राज्य की स्थापना की, जो कि राष्ट्रकूट कहलाया। राष्ट्रकूट, यहीं से इनका युग प्रारंभ होता है, यहीं से इसका समय प्रारंभ होता है। कांची के पल्लव 6वीं सदी के अंतिम चौथाई में पल्लव राजा सिंह विष्णु शक्तिशाली हुआ। वह कृष्णा व कावेरी नदियों के बीच के क्षेत्र को जीत लिया। उसका पुत्र व उत्तराधिकारी महेंद्र वर्मन प्रतिभाशाली व्यक्ति था, जो दुर्भाग्य से चालुक्य राजा पुलकसेन द्वितीय के हाथों परास्त होकर अपने राज्य के उत्तरी भाग को खो बैठा। लेकिन उसके पुत्र नरसिंह वर्मन ने चालुक्य शक्ति का दमन कर दिया। पल्लव राज्य नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा, बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा। वह अपनी स्थापत्य कला की उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध था। उसने बहुत से मंदिरों का निर्माण कराया तथा उसके समय में साहित्य भी खूब ऊपर बढ़ा, साहित्य भी खूब फूला। संस्कृत का महान विद्वान दानतिन उनके दरबार में था। ये एक बार पूछा गया था एक दिवसीय परीक्षा में इनका नाम, कि संस्कृत के महान विद्वान दानतिन किसके दरबार में थे। उनकी मृत्यु के बाद पल्लव साम्राज्य की अवनति हो गई। समय के साथ साथ यह मात्र स्थानीय कबीले की शक्ति के रूप में रह गया। आखिरकार चोल राजा ने 9वीं ईस्वी के समापन के आसपास पल्लव राजा अपराजित होकर परास्त कर उनका साम्राज्य हथिया लिया गया। अब इनका भी कहीं न कहीं से काम हो जाता है, यानी इनका भी एक युग खत्म हो जाता है। प्राचीन भारत के इतिहास ने कई साम्राज्यों जिन्होंने अपनी ऐसी बपौती पीछे छोड़ी है जो कि भारत के स्वर्णिम इतिहास में अभी भी गूंज रही है, उनका उत्थान पतन देखा है। 9वीं ईस्वी के समाप्त होते होते भारत का मध्यकालीन इतिहास पाल, सेन, प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट आदि के उत्थान से शुरू होता है। भारत का इतिहास जानने के मुख्य स्रोत क्या रहेंगे? भारत का इतिहास जानने के मुख्य स्रोतों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। साहित्यिक साक्ष्य विदेशी यात्रियों द्वारा, विवरण पुरातत्व संबंधी, साक्ष्य साहित्यिक। 3 ये चीजें ऐसी हैं जिनसे हमें हमारा जो इतिहास है उसके बारे में पता चलता है। साक्ष्य साहित्य, तो इसके अंतर्गत हमें क्या मिलता है? साहित्यिक ग्रंथों से प्राप्त ऐतिहासिक वस्तुओं व घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। साहित्यिक साक्ष्य 2 भागों में बांटा गया है।
धार्मिक और लौकिक। धार्मिक साहित्य में है, इसके अंतर्गत ब्राह्मण तथा ब्राह्मणेतर साहित्य की चर्चा की जाती है। ब्राह्मण ग्रंथों में वेद, उपवेद, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति, ये सब ग्रंथ आते हैं। ब्राह्मणोत्तर ग्रंथों में जैसे जैन बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं, इनको सम्मिलित किया जाता है। लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनी, कल्पना प्रधान तथा गल्प साहित्य का वर्णन किया जाता है। धर्म ग्रंथ प्राचीन काल से ही भारत के धर्म प्रधान देश के होने के प्रमाण हैं। 3 धार्मिक धाराएं हैं, जैसे वैदिक, जैन और बौद्ध धर्म। वैदिक धर्म ग्रंथ को ब्राह्मण धर्म ग्रंथ भी कहा जाता है। ब्राह्मण धर्म ग्रंथ के अंतर्गत जैसे वेद, उपवेद, महाकाव्य, स्मृति ग्रंथों को शामिल किया जाता है। मुख्य लेख क्या है? वेद है। वेद एक महत्वपूर्ण ब्राह्मण धर्म ग्रंथ है। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। महत् ज्ञान अर्थात पवित्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान। यह शब्द संस्कृत के विद धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ है जानना। वेदों के संकलनकर्ता कृष्णद्वैपायन थे। कृष्णद्वैपायन को वेदों के पृथक्करण के व्यास के कारण वेद व्यास की संज्ञा प्राप्त हुई। ये दोनों शब्द बहुत पूछे जाते हैं, जैसे कृष्णद्वैपायन और वेद व्यास, किसने लिखा और उनको कृष्णद्वैपायन ऐसा या वेद व्यास उनको क्यों कहा जाता है? ये दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। वेदों से ही हमें आर्यों के विषय में प्रारंभिक जानकारी मिलती है। कुछ वेदों को दैवकृत मानते हैं। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और देखो ऋग्वेद में क्या है, यह ऋचाओं का संग्रह है। सामवेद यह सूर्य को समर्पित रहेगा। यजुर्वेद, इसमें यज्ञ, अनुष्ठान, विनियोग, वाक्यों का समावेश रहता है। अथर्ववेद, यह तंत्र मंत्र का संग्रह है। अथर्ववेद को हमारे हिसाब से बाद में जोड़ा गया है। कई जगह ऐसा पढ़ने को मिला है कि बाद में जोड़ा गया है, और इसमें दवाओं से संबंधित भी चीजें बताई गई हैं। ब्राह्मण ग्रंथ मुख्य लेख। प्राचीन भारत के इतिहास में ब्राह्मण साहित्यज्ञों ने कर्मकांडों के विधान, इनकी क्रियाओं को भलीभांति समझने के लिए ही इस ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई। यहाँ पर ब्रह्म का शाब्दिक अर्थ है यज्ञ, अर्थात यज्ञ के विषयों का अच्छी तरह से प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ही ब्राह्मण ग्रंथ कहे जाते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वथा यज्ञों की वैज्ञानिक, अभौतिक, आध्यात्मिक मीमांसा प्रस्तुत की गई है। चूंकि यह हमारी एक ऐसी सीरीज है जिसमें हम सब रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए हम इसमें थोड़ा गति तेज रखते हैं, जिससे कि हम सारी चीज़ें कम समय में पूरी कर सकें। आरण्यक मुख्य लेख क्या होता है? इसमें जैसे साहित्य को आरण्यकों में दार्शनिक एवं रहस्यमयी जैसे विषय रहते हैं। आत्मा है, मृत्यु है, जीवन है, इनका वर्णन होता है। इन ग्रंथों का मनन अरण्य अर्थात वन में किया जाता है। ये ग्रंथ अरण्य में निवास करने वाले सन्यासियों के मार्गदर्शन से लिखे जाते हैं, जैसे ऐत्रेय है, सांख्यानत है, बृहदारण्यक है। ऐसे होते हैं, जैसे इनको जीवन के बारे में ये ज़्यादातर बताते हैं। ये ऐसे लेख होते हैं। जो इसमें महत्वपूर्ण है वो तवलकार, आरण्यक, इसे जैमिनी, योपनिषद, ब्राह्मण भी कहते हैं। ऐत्रेय तथा सांख्यायन ऋग्वेद से, बृहदारण्यक शुक्ल यजुर्वेद से, मैत्रेयणी उपनिषद आरण्यक कृष्ण यजुर्वेद से तथा तवलकार आरण्यक जो है सामवेद से संबंधित है। अथर्ववेद का कोई आरण्यक उपलब्ध नहीं है। ये प्रश्न पूछा गया था कि 4 उसमें दिए हुए थे, 3 दिए हुए थे, पर था कि इनमें से कौन सा है, तो अभी अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक नहीं मिला है। आरण्यक ग्रंथों में प्राण विद्या की महिमा का प्रतिपादन विशेष रूप से मिलता है। इनमें कुछ ऐतिहासिक तत्व भी हैं, जैसे तैत्तिरीय आरण्यक में कुरु, पंचाल, काशी, विदेह और महाजनपदों का उल्लेख मिला है। जैसे काशी का उल्लेख है वो हमें आरण्यक से ही मिला था। उपनिषद मुख्य लेख। देखिए, जो उपनिषद हैं उनकी संख्या हमारी 108 है। मुख्य हैं जैसे ईश, केन, कंठ, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छंदोग्य, ये हमारे कुछ मुख्य हैं। शंकराचार्य ने 10 उपनिषद की स्थापना, इस पर ना भाष्य जिन पर लिखा है उनको प्रमाणिक माना जाता है। ईश, केन, मंडूक, मुंडक, ऐत्रेय, प्रश्न, छंदोग्य, ये हमारे मुख्य रहते हैं। इसके अतिरिक्त श्वेताश्वर, कौशितकी उपनिषद भी महत्वपूर्ण है। 103 उपनिषदों में से केवल 13 उपनिषद को ही प्रमाणिक माना जाता है। जो हमारी गिनती है वो 108 की है, लेकिन जो हमारे 13 हैं
108 में से 13 हैं वो महत्वपूर्ण प्रामाणिक माने जाते हैं। प्रसिद्ध जो हमारा आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, वो मुंडोपनिषद से लिया गया है। यह प्रश्न पूछा गया है, दो तरीके से ही पूछा गया है कि यह किस उपनिषद से लिया गया है, या एक तो पूछा गया है कि उपनिषद का नाम देके कि यहाँ से कौन सा आदर्श वाक्य लिया गया है। तो ये हमारे बहुत मुख्य रहता है ये यहाँ से प्रश्न। वेदांग वेद, वेदांग वेदों का के अर्थ को अच्छी तरह समझने में वेदांग काफी सहायक होते हैं। वेदांग शब्द से अभिप्राय है जिसके द्वारा किसी वस्तु के स्वरूप को समझने में सहायता मिले। वेदांग कुल 6 हैं, इस प्रकार हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष ब्राह्मण। ग्रंथों में धर्मशास्त्र का महत्वपूर्ण स्थान है। धर्मशास्त्र में 4 साहित्य आते हैं: धर्मसूत्र, स्मृति, टीका, निबंध। इसके बाद आता है स्मृतियां, मुख्य लेख। स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। श्रस्तु वेद विज्ञेय धर्मशास्त्रम तो वैमस्ति। स्मृतियों का उदय सूत्रों के बाद में हुआ है। मनुष्य के पूरे जीवन से संबंधित अनेक क्रियाकलापों के बारे में असंख्य विधि निषेधों की जानकारी इन स्मृतियों से मिलती है। संभवतः मनुस्मृति लगभग 200 से 100 ईसा पूर्व के मध्य एवं याज्ञवल्क्य स्मृति सबसे प्राचीन मानी जाती है। मनुस्मृति के बारे में हम सबने सुना होगा। उस समय के अन्य महत्वपूर्ण स्मृतकार थे नारद, पाराशर, बृहस्पति, कात्यायन, गौतम, हरित, अंकिरा, जिनका समय संभवतः 100 से लगा के 600 ईस्वी तक रहा था। मनुस्मृति से उस समय के भारत के बारे में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक जानकारी मिलती है। नारद स्मृति से गुप्त वंश के संदर्भ में जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो अन्य टीकाकार रहे हैं उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। कुछ स्मृतियां जैसे मनुस्मृति से हमें विशेष रूप से अपने धर्म, अपने समाज के बारे में कई सारी जानकारी हमें मिलती है। महाकाव्य मुख्य लेख। महाकाव्य जैसे रामायण, महाभारत, ये दो सर्वाधिक प्राचीन महाकाव्य हैं। यदि इन दोनों महाकाव्यों के रचना काल के विषय में काफी विवाद है, फिर भी कुछ उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर इन महाकाव्यों का रचना काल 4वीं सदी ईसा पूर्व से 4वीं सदी के मध्य तक माना गया है। रामायण मुख्य लेख। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा पहली एवं दूसरी शताब्दी के दौरान संस्कृत भाषा में की गई। ये प्रश्न आता है, छोटी परीक्षा में ही आया था, लेकिन आया था किस भाषा में रामायण लिखी गई है, क्योंकि जो दूसरा काव्य है रामचरितमानस वो भी रामायण जैसा ही लगता है, तो कई बार लोग उसमें उसको भी एक ही भाषा में कर देते हैं। वाल्मीकि कृत रामायण में मूलतः 6000 श्लोक थे, जो कालांतर में 12000 हुए, फिर 24000 हो गए। इसे चतुर्विंशत सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। ये प्रश्न भी पूछा गया है कि रामायण का दूसरा नाम क्या है। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड एवं उत्तराकांड नामक 7 कांडों में विभाजन हुआ है। रामायण द्वारा उस समय की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का ज्ञान होता है। सर्वप्रथम भारत से बाहर चीन में इसका अनुवाद किया गया। भूषिंड रामायण को आदि रामायण कहा जाता है। ये भी एक बार पूछा गया है कि आदि रामायण के रचयिता कौन है, तो भूषुंड है। महाभारत मुख्य लेख। महाभारत महर्षि व्यास द्वारा रचित महाभारत महाकाव्य रामायण से बृहद है। इसकी रचना का मूल समय 4वीं ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी तक माना जाता है। देखिए, इसके समय को, इन दोनों काव्यों के समय का निर्धारण सही नहीं है, इसलिए इससे संबंधित प्रश्न नहीं आएगा। महाभारत में मूलतः 8800 श्लोक थे तथा इनका नाम जय संहिता, विजय संबंधी ग्रंथ था। बाद में श्लोकों की संख्या 24000 होने के पश्चात यह वैदिक जन भरत के वंशजों की कथा होने के कारण भारत कहलाया। कालांतर में गुप्त काल के श्लोकों की संख्या बढ़कर 1 लाख होने पर यह सतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहलाया। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्वलाय ग्रह सूत्र में मिलता है। वर्तमान में इस महाकाव्य में लगभग 1 लाख श्लोकों की संख्या है। महाभारत महाकाव्य 18 पर्वों, देखिए रामायण में क्या है, कांड है ना, बाल कांड, सुंदर कांड, अयोध्या कांड। इसमें पर्व हैं जैसे आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म,
द्रोण, कर्ण, फिर इसके बाद शल्य, सौप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, अश्वमेध, आश्रमवासी, मौसल, महाप्रस्थानिक। पुराण मुख्य लेख जो है इसमें हमारे लिए, पुराण मुख्य लेख में हम क्या करेंगे, पुराण प्राचीन आख्यानों से संयुक्त ग्रंथ पुराण कहते हैं इसको। संभवतः 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक पुराण अस्तित्व में आ चुके थे। इनके 5 लक्षण बताए गए हैं, जैसे सर्प, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित। कुल पुराणों की संख्या 18 है। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, इसमें मुख्यतः हमारी संख्या ही पूछी जाती है। फिर है वायु पुराण, भागवत पुराण, नारदी पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण। फिर है वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण। ये हमारे पुराण हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है, यदि हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको समय पर मिलते रहें। बौद्ध साहित्य मुख्य लेख, यानी बौद्ध साहित्य, बौद्ध यानी इसको हमें त्रिपिटक कहा जाता है। जो ये लेख हैं इनको त्रिपिटक कहा जाता है। ये महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के उपरांत आयोजित विभिन्न बौद्ध संगीतियों में संकलित किए गए त्रिपिटक, संस्कृत त्रिपिटक संभवतः सर्वाधिक प्राचीन धर्म ग्रंथ है। बुलर एवं रीज डेविड्स महोदय ने पिटक का शाब्दिक अर्थ टोकरी बताया है। त्रिपिटक कौन से हैं? शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधर्म पिटक। ये तीनों पूछे जाते हैं कि कौन से हैं, या कई बार आ जाता है इनमें से कौन सा नहीं है। ऐसे करके ये प्रश्न हमारा पूछा जा सकता है। जैन साहित्य ऐतिहासिक जानकारी है। जैन साहित्य भी बौद्ध साहित्य की तरह महत्वपूर्ण है। अब तक जैन साहित्य प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में मिलते हैं। जैन साहित्य जिसे आगम कहा जाता है, इनकी संख्या 12 बताई गई है। कितने आगम है? 12। आगे चलकर इनके उपांग भी लिखे गए थे। जैन ग्रंथों में 10 प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्र एवं 1 नंदी सूत्र एवं 1 अनुयोग द्वार एवं 4 मूल सूत्र हैं। इन आगम ग्रंथों की रचना संभवतः श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों द्वारा महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात की गई थी। फिर पुरातत्व पर आते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत मुख्यतः अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियां, चित्रकला आदि आते हैं। इतिहास निर्माण में सहायक पुरातत्व सामग्री में अभिलेखों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये अभिलेख अधिकांशतः स्तंभों, शिलाओं, ताम्रपत्रों, मुद्राओं, पात्रों, मूर्तियों, गुहाओं आदि में खुदे हुए हैं। प्राचीन मध्य एशिया के बोजक गोई नामक स्थान से करीब 1400 ईस्वी पूर्व पाए गए, जिनमें अनेक वैदिक देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण, नाथ आदि का उल्लेख मिलता है। ये हमें पूछा गया है हमसे कई बार कि कौन सा है, बोजक गोई नामक स्थान पर। फिर चित्रकला के क्षेत्र में क्या रहेंगे लेख? भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण चित्रकला से हमें उस समय के जीवन की जानकारी मिलती है। जैसे अजंता के चित्र, मानवीय भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है। चित्रों में माता और शिशु, मरणशील राजकुमारी जैसे चित्रों से गुप्त काल की कलात्मक पराकाष्ठा का पूर्ण प्रमाण मिलता है। मध्यकाल से संबंधित कौन से रहेंगे? दिल्ली सल्तनत, भारत के इस्लामी साम्राज्य, दक्कन के राज्य। दक्कन के राज्य में क्या है? भारत के मध्यकालीन इतिहास में दक्कन साम्राज्यों का बहुत महत्व है। दक्षिण भारत दक्कन के, जैसे कहते हैं, दक्षिणापथ क्षेत्रों का हिस्सा रहा है। ये जंगलों द्वारा दक्कन को उत्तरी भारत से अलग करता है। विजयनगर पर हमारा एक अलग से वीडियो हमने आपको बताया भी है। कोशिश और रहेगी कि हर एक टॉपिक पर भी डिटेल में वीडियो बनाया जाए। मध्यकालीन भारत के इतिहास में इस अवधि को अलग 3 उपभागों में बांटा गया है। प्रारंभिक पश्चिमी चालुक्य, बाद में पश्चिमी चालुक्य, पूर्वी चालुक्य। प्रारंभिक पश्चिमी चालुक्य वह कर्नाटक राज्य में
छठी शताब्दी ईस्वी के दौरान सत्ता में आए। बीजापुर जिले के वातापी को उनकी राजधानी घोषित किया गया। पश्चिमी चालुक्यों के शासक थे जय सिंह, रामराय, पुलकेशियन। बाद में पश्चिमी चालुक्य, इनका बाद के जो राजा थे हमारे वो सोमेश्वर सेकंड, विक्रमादित्य और सोमेश्वर चतुर्थ। ठीक है, ये राष्ट्रकूट का इन्होंने अंत किया। पूर्वी चालुक्य की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी, जो पुलकेशिन द्वितीय के भाई थे। उनके वंशजों में एक कुलोथुगा चोल था, जिसे बाद में चोल शासक के रूप में ताज पहनाया गया था। ये पूरा लाइन जो है ये पूरा महत्वपूर्ण रहेगा आपका। कौन स्थापना किया था, किसको ताज पहनाया गया था। उत्तर भारतीय राज्य। मध्यकालीन भारत के इतिहास में यह युग 8वीं से 18वीं शताब्दी ईस्वी के बीच का है। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के शासन के साथ प्राचीन भारतीय इतिहास का अंत हो गया। सबसे महान उत्तर भारतीय राज्यों में से राजपूत थे। राजपूत भारत के इतिहास में यह भी बताया गया कि राजपूतों को भगवान राम या भगवान कृष्ण के वंशज के रूप में जाना जाता है। राजपूत काल 647 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक शुरू होता है। वह प्रारंभिक मध्ययुगीन काल का हिस्सा थे। 12वीं शताब्दी में हर्ष की मृत्यु के बाद भारत का भाग्य राजपूतों के हाथों में था। राजपूत प्राचीन क्षत्रिय परिवारों का हिस्सा थे। 36 कुलों में विभाजित हैं। कुछ इस प्रकार हैं: बंगाल के पलाश, कन्नौज के राठौर, मालवाड़ के परमार, बंगाल की सेना, दिल्ली और अजमेर के चौहान, गुजरात के सोलंकी। फिर दिल्ली सल्तनत आती है। दिल्ली सल्तनत का काल 1206 ईस्वी से शुरू होता है, जो 1526 ईस्वी तक जारी रहा। इसने कई राजवंशों और शासकों को देखा। मध्यकालीन युग में भारत के इतिहास की युग अवधि का जैसे कुछ मुख्य राजवंश ऐसे रहे हैं जिन्होंने शासन किया है। जो बड़े राजवंश हैं वो खिलजी हैं, तुगलक हैं, सैयद हैं। खिलजी राजवंश क्या था? भारत के इतिहास में यह भी दर्शाया गया है कि दिल्ली के इलवारी राजवंश के तहत खिलजी सेवा करते थे। खिलजी राजवंश के संस्थापक मलिक फिरोज थे, जिन्हें मूल रूप से कैकुबाद ने इलवारी राजवंश के पतन के 2 दिनों में एरिज ए मुमालिक के रूप में नामित किया था। इस वंश के 2 प्रमुख शासक हुए थे खिलजी राजवंश के, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। फिर आता है तुगलक राजवंश। मध्यकालीन भारत के समय तुगलक वंश का उदय हुआ और वह तुर्क भारतीय मूल का था। 1312 से 1413 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर राजवंश का शासक था। तुगलक वंश के शासनकाल के दौरान भारत ने घरेलू और विदेशी नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का अनुभव किया। शासक कौन से रहे? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। इन पे हम तीनों पर अलग से वीडियो बनाएंगे विस्तार में। अगला आता है सैयद राजवंश। खिज्र खान ने 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना की और जब अलाउद्दीन शाह शासक हुआ तो इस वंश का शासन समाप्त हो गया। इसके कौन से शासक रहे? खिज्र खान, मुबारक शाही, मोहम्मद शाही, अलाउद्दीन शाह। इन पूरे पर ये चूंकि रिवीजन वीडियो है इसलिए इसमें इतनी डिटेल में बात नहीं की जा रही है। इनके सब पर हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे, एक एक टॉपिक को लेके, जो 15 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट का होगा, जिससे कि आपको वो वीडियो देख के ही पूरा सब समझ में एक साथ पूरा इतिहास आ सके। फिर आता है भक्ति आंदोलन। प्रारंभिक मध्ययुगीन युग में दक्षिण भारत के अलवर और नयनार संतों ने वैष्णव और शैव भक्तिवाद को नया ध्यान और अभिव्यक्ति दी। परंपरा के अनुसार 12 अलवर, 63 नयनार थे। मध्यकालीन भारत में धार्मिक सुधार के रूप में हुए भक्ति आंदोलन का एक केंद्रीय घटक मोक्ष प्राप्त करने के लिए भक्ति का उपयोग करना रहा था। भक्ति आंदोलन को जो है इसमें कई संत हुए, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख। भक्ति मसीहा भक्त के रूप में उभरे, लोगों को सामान्य स्थिति से आत्मज्ञान के लिए मोचन के माध्यम से जीवन में परिवर्तन की शिक्षा दी। जैसे आदि उन्होंने हिंदू धर्म को एक नया स्थान दिया। जैसे शंकराचार्य जी ने, है ना, एकेश्वरवाद के सिद्धांत का पालन किया। रामानुज हुए, वह विशिष्टाद्वैतवाद के उपासक थे। माधवाचार्य द्वैतवाद के प्रचारक। सूरदास कृष्णपंथ के प्रचारक। गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक। इस प्रकार इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ज़्यादा समय की हो जाएगी, आप लोगों को समझने में, देखने में फिर समस्या होगी। इसकी अगली कड़ी जो हम लाएंगे, जो बचा हमारा आधुनिक भारत का इतिहास है, या मुगल का भी अभी बहुत सारा पार्ट बचा है, उसको हम उसमें जोड़ेंगे। इसके अलावा हम हर विषय पर अलग अलग भी वीडियो बनाएंगे, जिससे आपको आसानी से समझाया जा सके, आपकी आसानी से समझ में आ सके। इस वीडियो को यहीं पर हम रोकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है या हमारा श्रम पसंद आया है तो आप इसको एक बार लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगले वीडियो को हम जल्दी ही आपके सामने लाएंगे। धन्यवाद।